बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। यूनिट नंबर 8 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट यूनिट है ये हमारे पास आपके बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक की, ठीक है, जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है उसके बुक की ये लास्ट हमारे पास चैप्टर है, ठीक है जी। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में ये चैप्टर है। अब तक हम मेटल्स के बारे में देख चुके हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है। अब जो हम बात करेंगे, और मेटल्स की रिएक्टिविटी विद इन द मेटल्स भी हमने कंपेयर कर ली कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बीच अगर कंपैरिजन किया जाए तब जो है रिएक्टिविटी कैसे इन्फ्लुएंस होगी अलग फैक्टर से, है ना। अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। हमने जब पिछले लेक्चर में कहा था कि जो बिहेवियर है मेटल्स का वो वेरी करता है, वो मिक्स बिहेवियर शो करता है। यानी या तो कभी कभी मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किस वजह से, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कैरेक्टर की वजह से, या फिर कभी कभार कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स काउंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज इनर्ट मेटल्स, ठीक है, नोबल मेटल्स, वो इनर्टनेस शो करते हैं। तो वो मेटल्स नोबल मेटल्स कहलाते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के और ऑक्सीडेशन के मॉइस्ट एयर में। कोरोजन और ऑक्सीडेशन में क्या था कि कोरोजन तब होती है जब कोई भी एलिमेंट आपके पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में, तो तब हमारे पास होता है कि कोरोजन हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम नोबल मेटल्स के बारे में ये कह रहे हैं कि वो जितना भी मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट हो तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं किसकी तरफ, कोरोजन की तरफ। यानी जितना भी मॉइस्ट एयर हो, जितना भी मॉइस्ट आपके पास एटमॉस्फेयर हो, फिर भी ये जो एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है नोबल मेटल्स, वो रिएक्ट नहीं करते एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए वो कोरोड भी नहीं होते, तो रेजिस्टेंस शो करते हैं कोरोजन की तरफ। ये सारे क्योंकि कोरोजन शो नहीं करते तो जाहिर सी बात है ये प्रीशियस होंगे, कीमती होंगे, और जो भी कीमती चीज़ होती है वो आसानी से तो पाई नहीं जाती। तो कीमती है इसका मतलब जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें ये पाई भी कम जाती है, ठीक है, पाई भी कम जाती है। क्यों? क्योंकि कीमती है, और कीमती चीज़ कभी भी आसानी से नहीं मिलती। क्लियर हो गई बात कि नोबल गैसेस, नोबल मेटल सॉरी, वो मेटल्स है जो कि कोरोजन और ऑक्सीडेशन की तरफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में भी रिएक्ट नहीं करते, तो वो इनर्टनेस शो करते हैं। एग्जांपल्स कौन सी हम ले सकते हैं? पैलेडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम और गोल्ड जो है ये कॉमन एग्जांपल्स है किसकी, नोबल मेटल्स की, ठीक है, ये एग्जांपल्स है नोबल मेटल्स की। यानी जब हम पिछले लेक्चर्स में ये कह रहे थे कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो वेरी करती है, वो मिक्स बिहेवियर शो करती है, कुछ जो है वो रिएक्टिव होते हैं जो कि हमने देख लिए अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, और कुछ जो है वो इनर्टनेस शो करते हैं। तो तब हम बात कर रहे थे इन एलिमेंट्स की। ये एग्जांपल्स है उन नोबल मेटल्स की जो कि इनर्टनेस शो करते हैं, यानी जिनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब इन मेटल्स में से भी जो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर है उनको कॉइनेज भी कहते हैं, कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। कॉइनेज मेटल्स जो है वो क्या होते हैं कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो कि ग्रुप 1B में है, ये पुराने जो नेमिंग है उसके हिसाब से है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो इनको इकट्ठे जो है कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। यानी इनको हमने, अगर आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर याद हो तो उस चैप्टर में हमने हर ग्रुप के अलग अलग नेम्स देखे थे। कुछ नेम्स को, कुछ ग्रुप्स को फैमिली के हेड के नाम से जाना जाता था, जैसे कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना, नाइट्रोजन फैमिली। कुछ को स्पेसिफिक नाम दिए थे जैसे नोबल गैसेस, हेलोजेंस, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को जब हम इकट्ठे काउंट करते हैं तो हमने उसको नाम दिया है कॉइनेज मेटल्स का।
और इसके अलावा ये जो बाकी मेटल्स है इसको हमने नाम दिया है नोबल मेटल्स का। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों जो है वो रिएक्टिव नहीं होते, इनर्टनेस शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ज़्यादातर जो नोबल मेटल्स होते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते तो इसलिए उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ज्वेलरी मेकिंग में। क्यों ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ किया जाता है? अगर आप किसी ऐसे मेटल को यूज़ करो ज्वेलरी मेकिंग में जो कि ईजिली कोरोड हो जाए, जो कि ईजिली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले, तो वो ज्वेलरी का तो बेड़ा ही गर्क हो जाए, है ना। वो ज्वेलरी तो तबाह हो जाएगी, उसमें तो जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगी टाइम के साथ साथ। तो इसलिए क्योंकि ये इनर्ट है, ये इनर्टनेस शो करते हैं, ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी मेकिंग में, ताकि जब वो ज्वेलरी आप ज्वेलरी जो है वो तो आप बाहर भी पहनते हो ना, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो है ना, और आप अगर कराची में भी लोग ज्वेलरी पहनते हैं जहाँ पे नमी है, मॉइस्ट एयर है, तो वहाँ पे भी क्या होगा कि ज्वेलरी जो है वो ख़राब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नोबल मेटल्स है ये रिएक्ट नहीं करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये कॉमन सब्सटेंसेस में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है ताकि ख़राब ना हो ज़्यादा अरसे के बाद भी। अच्छा जी, इनकी इनर्टनेस की रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह ये है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, वो सबसे ज़्यादा करीब है किनके? नोबल गैसेस के। हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते रहे हैं कि एलिमेंट्स जो है वो खुद को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और ख़ुद को स्टेबल तब वो करते हैं जब वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, तो तब जाके वो रिएक्शन भी हो जाता है और साथ ही साथ वो स्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि भाई ये तो इनर्टनेस शो कर रहे हैं, तो इनर्टनेस तो नोबल गैसेस शो करते हैं, कंप्लीट इनर्टनेस, लेकिन ये भी इनर्टनेस शो कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि इनकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी इन नोबल गैसेस के बहुत करीब करीब होती है, इसीलिए ये स्टेबल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो जब ये स्टेबल है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी पहले से ही है, और स्टेबिलिटी के लिए ही तो सारी लड़ाई है, सारे रिएक्शन होते हैं। तो अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इसका मतलब इसको ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो इसलिए ये नॉर्मल कंडीशंस में इनर्ट होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप इनको स्पेसिफिक कंडीशंस दे दो और आप खुद चाहो कि वो रिएक्ट करे, तब अलग अलग कंडीशंस देने पे वो जाहिर सी बात है रिएक्शन शो करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन होती है उस पे ये एलिमेंट्स जो कि नोबल मेटल्स कहलाते हैं ये इनर्ट रहेंगे, यानी स्टेबल रहेंगे, यानी इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ना इलेक्ट्रॉन्स देने की सूरत में, ना ही किसी के इलेक्ट्रॉन्स लेने की सूरत में। सेम चीज़ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताई गई है कि इनके इनर्टनेस की वजह से ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे सिल्वर को यूज़ किया जाता है मिरर मेकिंग में, फोटोग्राफिक फिल्म्स में। डेंटल फिलिंग्स जो होती है, आपके दांतों की जो फिलिंग होती है वो भी सिल्वर की होती है, वो गोल्ड की भी होती है, कुछ लोग गोल्ड की भी कराते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लैटिनियम जो है वो यूज़ होता है एलसीडी स्क्रीन्स में एज अ कैटलिस्ट, कंप्यूटर सीडीज़ में यूज़ होता है, हार्ड डिस्क में यूज़ होता है, ठीक है। गोल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने के लिए। तो ये सारे क्या है, ये इनके यूजेस है, इनके इनर्टनेस के होने की बावजूद भी, ठीक है। हमने कह दिया कि इनर्ट है, इसका मतलब रिएक्टिव ही नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे थे। फिर साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि अगर इनको स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाए तब ये रिएक्शन करेंगे और आपके मर्जी की चीज़ आपको प्रोवाइड होगी, जो कि इन सारी फॉर्म्स में आप देख सकते हो। फिर हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे।
अब तक हम क्या देख रहे थे, हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, हम मेटल्स की रिएक्टिविटी देख रहे थे। अब हम आ गए हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स की अगेन मैंने आपको बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, उनको प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम अगेन यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम अगर इसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो किसी नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बातें इंक्लूड है कि वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स में हम क्या कहते थे कि वो कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फिर नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, और मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये साथ ही साथ आपको एक तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन भी मिल रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि अगर नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में हो तो वो डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी उनकी लुक डल होती है और वो ब्रिटल सख्त होते हैं। जबकि मेटल्स के बारे में जब हम बात करते थे तो हम कहते थे कि वो सॉफ्ट है, डक्टाइल है, मेलिएबल है और लस्ट्रस है, चमकदार है ना। अच्छा, यूजुअली जो नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि नॉन मेटल्स जो है, ये चीज़ याद रखिए कि नॉन मेटल्स जो है वो यूजुअली गैसेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, गैसेस जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। तो अब अगर आप थोड़ा सा अगेन पीछे जाओ 5th चैप्टर पे, तो आपको याद आएगा कि हमने जब इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो तब हमने डेंसिटी के बारे में ये कहा था कि डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा करीब करीब होते हैं। तो डेंसिटी को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास होती है डेंसिटी। तो ये आपके पास सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब साथ ही साथ आप गैस का स्ट्रक्चर बना लो तो ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ पे सेम एरिया है, ठीक है, इसको आप सेम एरिया कंसिडर कर लो। सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है तो मतलब मास भी डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो मास भी कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा है। तो जिधर मास ज़्यादा होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ मास कम होगा वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। क्लियर होगी बात। तो गैसेस में डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, यानी नॉन मेटल्स में डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। अच्छा जी, तो जब डेंसिटी इनकी लो है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इनके लो होंगे एज कंपेयर टू मेटल्स के। और नॉन मेटल्स में कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर पाया जाता है। जबकि हम जब पढ़ रहे थे मेटल्स तो तब हमने कहा था कि मेटल्स में हमारे पास हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फिनोमिना पाया जाता है, ठीक है जी। मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पाई जाती है और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। इसीलिए ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे अमेजिंग रिएक्शन हमारे पास मिलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं, तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं और 80 से ज़्यादा जो है वो मेटल्स हैं। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें और अर्थ की क्रस्ट को देखें तो ज़्यादा हिस्सा, और ओशंस को भी अगर हम देखें तो ज़्यादा हिस्सा जो है वो नॉन मेटल्स ने कवर किया है। यानी हम क्या कह रहे हैं, दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक हम कह रहे हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 17 एलिमेंट्स जो है वो एज नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में,
और 80 से ऊपर जो एलिमेंट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं एज मेटल्स। लेकिन जब हम नेचर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में, ओशन में, अर्थ की क्रस्ट में देखते हैं, तो तब ज़्यादा परसेंटेज उसकी कवर की है किसने? नॉन मेटल्स ने। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ को देखें तो ज़्यादातर टिश्यूज़ जो है वो भी कंपोज है किसके? नॉन मेटल्स के। तो एक तरह से ये यूजेस भी आ गई नॉन मेटल्स की। बहुत सारे नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो होते हैं डाई एटॉमिक। ठीक है, कैसे लिखते हो आप इनको? H2, O2, N2, है ना? सही। अब क्यों इसको 2 लिख रहे हो? ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है? इन सब के साथ आप देखो सबस्क्रिप्ट में नीचे जो होती है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो सबस्क्रिप्ट में इनमें सबके पास क्या है? 2 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऐसे मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ऐसे है, नाइट्रोजन ऐसे है। तो इसका मतलब ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी सिंगल एटम इनका एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि 2 एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, कंबाइन होते हैं, तब ये एग्जिस्ट करते हैं। और इनके अलावा जो बाकी नॉन मेटल्स है, हमने कहा 17 है ना, तो यहाँ पे ये तो 17 नहीं है, या तो सिर्फ ये 7 है। तो इसके अलावा जो बाकी 10 नॉन मेटल्स है वो क्या होंगे? वो पॉली एटॉमिक होंगे, यानी उसमें 2 नहीं होंगे बल्कि 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होंगे। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं कि मेटल्स जो है वो टॉप राइट में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया आपको सारे क्या शो कर रहा है? नॉन मेटल्स शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखो कि जो नोबल गैसेस हैं वो भी हमारे पास कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? नोबल नॉन मेटल्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो राइट कॉर्नर है, हम कह रहे हैं उस राइट कॉर्नर को कवर किया है नॉन मेटल्स ने। और हमने यहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कैरेक्टर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और खुद पे नेगेटिव चार्ज लाने की। तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड होती है इंक्रीज। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। हालांकि ऊपर तो वो है, वैसे जो यूजुअली हम देखते हैं तो बाकी सारे कैरेक्टर्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं, तो वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? जैसे जैसे हमारे पास साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जा रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है तो उस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा और आप किसी और का भी इलेक्ट्रॉन खींच के ला सकोगे। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपके अपने इलेक्ट्रॉन्स भी आपसे दूर जा रहे हैं। तो इसलिए जितना कम साइज उतना फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जितना साइज बढ़ता जाता है आपके अपने इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाते हैं, तो इसका मतलब मुश्किल होगा किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐड करना, क्योंकि आपके अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पर ही आपके न्यूक्लियस का होल्ड नहीं आ रहा। ठीक है, किसकी वजह से? डिस्टेंस की वजह से। क्लियर हो गया? इसीलिए हम कहते हैं जब पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4 होती है, जो कि होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।